नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारे विषय पर आगे बढ़ने से पहले हम इस बात पर ज़रूर चर्चा करते हैं कि साइकोलॉजिकल सेशंस में तेरी मेरी कहानियों का जो एक ऑब्जेक्टिव रहा है वो हमेशा यही रहा है कि कैसे बुक किस लैंग्वेज से उन सारी साइकोलॉजिकल थ्योरीज को बहुत ही ईजीएस्ट फॉर्म में निकालकर आप तक पहुंचाना और एक इनडायरेक्टली बहुत सारे ऐसे आपके थॉट प्रोसेस को और आपके बिहेवियर को मॉडिफाई कर लेना, ट्रांसफॉर्म कर लेना, और ये सब हम इतनी इजी और इतने सरल तरीके से आप तक पहुंचाने का उद्देश्य है जिससे ये कब आपके अंदर परिवर्तन आ जाए, आपकी सोच में और आपके तरीकों में चेंजेस आना शुरू हो जाए, जिससे कि आप समझ पाएं कि आपके अंदर पहले और आज के व्यवहार में एक अपने आप ही परिवर्तन आना शुरू हो गया है। तो हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव है इसे आप प्लीज़ घर घर तक पहुंचाइए। इनको अगर आप कुछ और इसमें स्पेशल चीज़ें चाहते हैं, कुछ और ऐड करना चाहते हैं, वो भी आप अपने सजेशंस में हमको दे सकते हैं। आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर किसी भी प्रकार के साइकोलॉजिकल इश्यूज से रिलेटेड जो भी केसेस हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हम हर अपने सेशन में अपने हेल्पलाइन नंबर को आप तक पहुंचाते हैं। आप हमारे टेक्स्ट में भी हमारे हेल्पलाइन नंबर को देख सकते हैं, 9411731750। तो आप इसी तरीके से जैसे हमारे तक अभी तक आपके सुझाव और आपके बहुत सारी समस्याएं पहुंचती आई हैं और हमने भी समय समय पर उनको अपने कार्यक्रम में शामिल भी किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है जो हमें आप सब लोगों से मिले हैं। तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों का धन्यवाद भी अदा करना चाहती हूँ। तेरी मेरी कहानी का जो एक सक्सेस रेट जा रहा है, जिस तरीके से इसको पसंद किया जा रहा है लोकल और बाहर के भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स में, उन रिप्लाई से रियली मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि हम शायद एक सही ट्रैक पर हैं और ये ज़रूरी भी था। तो चलिए बात करते हैं। बहुत सारे ऐसी मानवीय व्यवहारों पे हम चर्चा कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल थॉट पर और थॉट प्रोसेस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। हम पर्सनालिटी की बातें कर चुके हैं, स्ट्रेस की, एंजाइटी की, पैनिक अटैक्स की, स्लीप डिसऑर्डर, हम इन सब की चर्चा कर चुके हैं। तो आज हमारा जो विषय है वो हमारी कहानियों के साथ बहुत आसानी से मिल जाता है। और आजकल घर घर में एक खबर बहुत ज़्यादा चर्चित है, वो है ओलंपिक। तो जब मौसम खेलों का हो और ओलंपिक की बात हो रही हो तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो खेल क्या है और खेल कैसे ज़रूरी है, खेल क्यों खेलना चाहिए और खेल में हम क्या क्या खेलें, खेल कैसे शुरू करें और क्यों शुरू करें, तो हम बहुत सारे खेल की बात करेंगे आज। तो मुझे तो इससे पहले ही, खेल पर बात करने से पहले ही मेरा अंदर से पूरा एक मन और बहुत जो एक जोश है वो आज 4 गुना बढ़ गया है, क्योंकि ये किसी डिसऑर्डर पे बात नहीं होगी, ये उस एक्ट पर बात होगी, वो ये उस फीलिंग और उस एनर्जी लेवल पे बात होगी जिसको शायद आप सब लोग कहीं छोड़ आए हैं या खेल तो रहे हैं लेकिन आज भी वो अंदाज और वो सारी चीज़ें कहीं भूली बिसरी यादों में आपके भी मौजूद हैं। तो चलिए यादों का पिटारा भी खोलते हैं और उन सबको ताज़ा करते हैं और एक कहानी के साथ इसकी शुरुआत करते हैं कि जब हम बहुत पहले अगर अपनी लाइफ को देखते हैं तो हम सब लोगों की लाइफ में खेल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने समय समय पर बहुत सारे ऐसे उल्हाने सुने होंगे, ऐसी बातें सुनी होंगी जिसमें आपको बार बार रियलाइज करवाया गया होगा कि खेल से कुछ नहीं होगा और खेल कम खेलो और पढ़ाई ज़्यादा करो। इसी के उसमें मेरे साथ एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। 2 भाई थे और 2 भाई में से एक भाई बहुत ही संजीदा और पढ़ाई में बहुत ही अव्वल रहा करता था। उनमें से एक जो भाई था वो थोड़ा चंचल और उसके लिए गेम की दुनिया और वो बॉडी बनाना, ये सारी चीज़ें, और वो कई बार अपने विषयों में फेल हो जाया करता था और सबको ऐसा लगता था कि लाइफ जीने के लिए विषयों पर अच्छे अंक आना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा ही मैं भी सोचा करती थी और मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद अंक लाने ही जीवन की सच्चाई है और अगर अंक नहीं आएंगे ज़्यादा तो आप जीवन को उतनी अच्छी तरीके से नहीं जी पाएंगे जितना चाहिए।
बात कहानी आगे बढ़ती चली गई। वो दोनों भाई बड़े हो गए। उनमें से जो बड़ा भाई था उसे नौकरी मिल गई। जाहिर था अच्छे नंबर आते थे, अच्छे मार्क्स आते थे, नौकरी मिल ही जानी थी। लेकिन जो दूसरा भाई था वो लगातार फेल हो रहा था और 10वीं का एग्ज़ाम पास करना उसके लिए इतनी बड़ी खीर हो गया था कि वो 10वीं का एग्ज़ाम भी पास नहीं कर पा रहा था। परेशान थे, पड़ोसी परेशान थे और सब जगह दोनों भाइयों की चर्चा होती थी। और उन सारी चीज़ों में वो पूरा एक तुलना और बड़े भाई के साथ अपनी तुलना, ये सब करने के बाद भी जो वो छोटा भाई था जो सिर्फ खेलता था वो बड़ा ही सुकून में रहता था। उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती थी, उसे अपने भविष्य की चिंता नहीं रहती थी। देखते देखते वो बड़ा हुआ और उसने पढ़ाई तो जाहिर है बहुत अच्छी नहीं कर पाया, लेकिन अपने खेल पर उसका बहुत रुझान था। उसने खेल से पता नहीं, हम मुझे आज तो पता है कि वो क्या सीखा, लेकिन उस दौरान नहीं पता था कि वो क्या सीख रहा था। लेकिन जैसे जैसे कहते हैं कि ईश्वर ने जब जीवन दिया है तो ईश्वर किसी को भी ऐसे ही नहीं छोड़ता, सबकी अपनी अपनी एक जगह होती है। इसी दौरान इसी पूरी मशक्क़त में उसको भी एक नौकरी मिल गई। और जब उसके माता पिता बुजुर्ग हो गए, रिटायर हो गए, तो बात हुई कि बड़ा भाई तो अफसर बन चुका है लेकिन छोटा भाई अफसर नहीं बन चुका था। और वहाँ से उस छोटे भाई के साथ ही उसके माता पिता रहते थे। बड़ा भाई चूंकि बहुत एजुकेटेड था तो जाहिर है कि उसकी जो जीवन संगनी आई वो भी उसी प्रकार से एक रवैया रखती थी। और जो माता पिता थे, माता पिता इसी छोटे बच्चे वाले भाई के पास रहने लग गए। जीवन के बहुत सारे क्षण बीत गए और उसके बाद एक बार फिर से दोबारा उस दोनों भाइयों और उस परिवार से मिलने का मौका मिला। वहाँ मैंने ये जाना कि जब माता पिता के शब्दों में ये शब्द आ जाएं कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो मेरा ये छोटा बेटा ही निकला, इसने लाइफ को पढ़ लिया। ये शब्द शायद बहुत हल्के से महसूस होते हैं तब जब हम सुनते हैं, लेकिन जब हम इसे महसूस करते हैं तो ये शब्द, इनका वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो बुजुर्ग माता पिता थे उनका जो सेवा, उनके प्रति एक सौहार्द और उनके साथ रहना और रहने के साथ खुशियों का जो बांटना था, वो शायद बड़ा बेटा कहीं मिस कर रहा था अपनी उन्नति और अपनी चीजों में। और वो छोटा बेटा उसी में रमा हुआ था और वो अपनी लाइफ को वैसे ही जी रहा था। ये शायद उसने खेल से ही सीखा होगा और ये खेल ही तो था जो उसे ओलंपिक का पदक तो नहीं दिला पाया, वो उसे खेल में उस ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा पाया, उसकी खेल में कोई पहचान भी नहीं बनी, लेकिन वो अपने जीवन में, अपने व्यवहार में इतना अव्वल निकल गया। तो जी हाँ, खेल इसीलिए हमने आज का विषय चुना है, क्योंकि खेल एक ऐसा विषय है जिसमें हम शायद अपने जीवन में उस ऊंचाइयों तक को पा लेते हैं जिसका हमें उस वक्त पता नहीं होता जब हम खेल रहे होते हैं। तो अक्सर ये देखा गया है कि खेल बच्चों की चीज है, इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है, बच्चों के कॉग्निटिव लेवल और बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग इससे बहुत ज्यादा इनहेंस होती है। जी हाँ, आज हम बच्चों पे बात नहीं करेंगे, बच्चों की तो होती ही है, यहाँ से बड़ों की भी क्रिएटिविटी, बड़ों का बहुत अच्छा विकास होता है खेल के जरिए। ऐसा माना जाता है कि खेल सिर्फ तभी तक है जब तक आपका बचपन है, और इसको अगर आप बड़े होकर खेलते हैं या खेल में वक्त ज्यादा बिताते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको गिल्ट प्रॉन्स बनाता है, एक गिल्ट प्लेजर का एहसास दिलाता है। आप प्लेजर ले तो रहे होते हैं लेकिन एक गिल्ट प्रॉन्स के साथ कि आप खेलने में ज्यादा समय बिताते हैं या खेलते हैं। और ऐसा उम्मीद की जाती है कि टू बिकम अ सीरियस पर्सन एंड सिंसियर पर्सन, इफ यू आर प्लेइंग इन योर डेली स्केड्यूलिंग, आप तो वहां पर आप अपनी सिंसियरिटी और आप अपनी सीरियसनेस को कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं या खो रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही थॉट हमारे सोसाइटी में एक प्रचलित होता है, जहां हम उम्मीद करते हैं एक उस हर 18 वर्ष से ऊपर व्यक्ति को जो अब कॉलेज में पढ़ने चला गया है या उसके बाद वो अब नौकरी पे आएगा तो शायद उसके लिए खेलना वर्जित हो जाता है। इसी तरीके से महिलाओं के साथ भी है। महिला अगर स्कूलिंग में है तो वो खेलती है तो ठीक है, कॉलेज तक भी खेल रही है तो चलिए चलता है, लेकिन उसके बाद खेलना उसकी लाइफ में नहीं होता। और उसके बाद उसकी लाइफ में किचन और उसकी गृहस्थी और जो मेल है उसकी लाइफ में उसकी इनकम और उसके रिसोर्सेज और साथ में उसका जॉब में प्रमोशन लेना, यही सारी उसकी जिंदगी हो जाती है और वो सोचता है कि लाइफ इसी से बीत जाएगी। यहाँ हम इंटरप्ट करेंगे और इंटरवेंट भी करेंगे कि आपको ये बताने के लिए कि खेलना क्यों जरूरी है। खेलना इसलिए जरूरी है क्योंकि खेलने के साथ हमारे बहुत सारी चीजें बॉडी की जो चैनलाइज होती हैं। साथ में ये भी जानना आप सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि खेलने से हमारा बॉडी
हमारी माइंड और हमारी स्पिरिट, ये तीनों कोऑर्डिनेशन में आती हैं। और अक्सर हम या तो मन से काम कर रहे होते हैं, तो हम कहीं हमारा बॉडी वहाँ पर वीक हो रही होती है या हम अनफिट हो रहे होते हैं। हम अगर वहाँ पे हमारी स्पिरिट तो कहीं हमारी कनेक्ट ही नहीं हो पाती। खेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारा तन, मन और आत्मा तीनों का कोऑर्डिनेशन बन पाता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम खेलें और रोज़ खेलें। तो साथ में हमारी एक सोसाइटी में इसको इस तरीके से डिसमिस कर दिया गया है, इसको ऐसा परसीव किया गया है कि जो खेलना है वो एक प्रकार का अनुशासनहीनता है, और अगर आप इस डिसिप्लिन लाइफ को जीना चाहते हैं या जीते हैं तो उसमें खेल नहीं आता। तो आज हम इस मिसकंसेप्शन को और इस मिथ को हटाएंगे भी और आपको रियलाइज कराएंगे कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। एडल्टहुड और लेट एडल्टहुड में भी खेलना उतना ही इम्पोर्टेंट है एज लाइक चाइल्डहुड एरिया एज। तो वहाँ पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए अगर अपने खेल को समय देते हैं तो वहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि जो आपका खेल है, अक्सर जब हम एक छोटा बच्चा खेल की बात करता है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही वो 11th में आता है, 12th में आता है या ग्रेजुएशन लेवल पे आता है तो हम उम्मीद करने लगते हैं कि वो खेलता है तो वो जीतता है कि नहीं जीतता है, वो उसको मेडल कितने मिले, वो फर्स्ट कितनी बार आया, वो इसने रेस करी तो वो आया क्या। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में ही हमने इसका पूरा खेल का स्वरूप बिगाड़ दिया है और हमने खेल को ऑनर दे दिया है। सिर्फ उसी खेल की इज्जत है जो कॉम्पिटिटिव है, जिसमें आप जीतते हैं, जिसमें आपका कंपटीशन किसी और के साथ है, तो वही खेल का एग्जिस्टेंस बन गया और बाकी सारे जो खेल थे वो डिसमिस हो गए। जैसे ही वो सारे खेल डिसमिस हुए, वहीं से हमारा जो एडल्ट है वो वहाँ पर उसको एक बचकानी हरकत या नॉन सीरियस या नॉन प्रोडक्टिव वे में उसके खेल को विजुलाइज किया जाने लगा और ऐसे धीरे धीरे करके लाइफ से खेल खत्म हो गया। तो उसके बाद दूसरे तरीके के खेल रहे, पैसों का खेल रहा, गाड़ियों का खेल रहा, मोबाइल का खेल रहा, लेकिन खेल नहीं रहा। तो अक्सर जब हमने खेल को खेला और हम अगर अपनी पास्ट मेमोरीज में जाएंगे तो हम देखेंगे कि खेलना और खेल और खेलना जो है वो उसके लिए बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स भी हमारी सोसाइटी में अभी भी बोले जाते हैं, जिसमें कि हम अगर अनहेल्दी थॉट की बात करें तो कहा जाता है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो वो जो नवाब बना और वो जो खराब हो गया, तो ये एक पूरी केस हिस्ट्री की तरह, जो खेल की केस हिस्ट्री अगर हम उस पर नजर डालें तो जो लोग भी खेले हैं वो कभी खराब नहीं बने। ठीक है, नवाब नहीं बने, लेकिन वो अपनी लाइफ में शायद राजा बनकर जी रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस और बाकी कोई भी ऐसा डिसऑर्डर, जो मेंटल डिसऑर्डर हमारे आजकल के जीवन में हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन गए हैं, डिप्रेसिव मोड, एक सैडनेस, एक इंटरनल नॉन सेटिस्फैक्टरी लेवल, वो शायद उनसे दूर रहता है क्योंकि वो खेलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और पार्ट आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि जो हम आज जिस खेल की बात कर रहे हैं उसका जो एक चैनल है, यानी कि कैसे ये चैनल इफेक्टिव होता है एक चीज से दूसरी चीज की और क्यों एज अ साइकोलॉजिस्ट आज खेल पर चर्चा हम कर रहे हैं। तो वहां पर सबसे पहले जब हम खेल खेलते हैं तो हमें एक इमोशंस क्रिएट होता है, लाइक चलो मस्ती मारनी है, चलो कुछ चिल करना है, चलो कुछ हल्का करना है, कुछ ऐसा करना है जो नॉन सीरियस हो, जिसका हमें पता ही नहीं, हम जीतने के लिए नहीं खेल रहे हैं, हमारा कोई कौन जीतेगा कौन हारेगा ट्रॉफी का पता नहीं, मेडल का पता नहीं, कौन सा गेम है, कोई बैनर नहीं है, कुछ नहीं है, और एक इमोशन क्रिएट होता है जहां से हमको सिर्फ कुछ एक अंदर से उत्साह सा क्रिएट होता है कि हम खेलने जा रहे हैं और या हम अभी खेल कर आते हैं। तो धीरे धीरे करके जो ये इमोशंस होता है ये हमारी फीलिंग में डाइवर्ट हो जाता है। हम वहाँ पे जो फीलिंग जनरेट होती है वो हैप्पीनेस की हो जाती है ऑटोमेटिकली। जैसे आप खेलने का नाम लेते हैं, हम बैडमिंटन खेल के आ रहे हैं, हम अभी थोड़ा सा खेल कर आते हैं, तो ऐसे वर्ड से आप बचपन याद कीजिए, जब आप खेलने जाते थे तो आप ओलंपिक में नहीं जा रहे होते थे, आप कोई कॉम्पिटिटिव गेम्स का हिस्सा नहीं होते थे, लेकिन आप सिर्फ खेलने के नाम से आपके अंदर जो इमोशंस आते थे वो बहुत ही एनर्जेटिक आते थे, जिससे आपकी जो फीलिंग है वो हैप्पीनेस के मोड पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती थी। उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता था, कोई मेडिटेशन नहीं लगाना, कोई
ज्ञान की बात नहीं सुननी, और ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो फीलिंग्स बढ़ती थी वो बहुत ही अच्छी और बहुत एक अंदर से उत्साहवर्धन की भर जाती थी, जिसमें आप खुशी को अनुभव कर पाते थे। उसके साथ साथ जब आप खुशी को अनुभव करते हैं तो आप कैसे होते हैं, आप मुस्कुराते हैं, आप की सारी स्माइल होती है, आपका ओरा मोटर एरिया पूरा एक्टिवेट हो जाता है। तो जब आपका ओरा मोटर, जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी मसल स्टोन्स, फेस की, ब्रेन की, वो सारी मसल स्टोन जो है वो भी एक्टिव हो जाती हैं। तो इस तरीके से करके आपका जो एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन आपको कहीं ना कहीं आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, और आप तेज चाल से चलते हैं, ऊंची ऊंची छलांगे लगाते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, हंसते हैं, तो वहां से जो रिएक्शन है वो पूरी बॉडी में ऑटोमेटिकली एक इस तरीके के हार्मोन्स को सीक्रेट करने के लिए आपके इंटरनल जो ग्लैंड्स है वो रेडी हो जाती हैं। उन्हें पता लग जाता है कि पूरी बॉडी एक एनर्जेटिक मोड में है, और एक वो ये जो एनर्जेटिक मोड है ये गुस्से का नहीं, ये हैप्पीनेस का मोड है। तो धीरे धीरे करके जब आप बॉडी और ब्रेन इस तरीके की अपने रिएक्शंस को देते हैं तो आपके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। आपके अंदर जो चेंजेस आ, फुर्ती आने लगती है। आप अक्सर सुनते हैं कि बच्चे आलसी हो गए हैं, बड़े लोग आलसी हो गए हैं, हमें सवेरे सोने में मन करता है, तो वहां से आपके अंदर एक चेंजेस आते हैं, और ये जो चेंजेस है यही आपका बिहेवियर बन जाता है, और यही बिहेवियर आपको एक एम्पैथेटिक अनुभूति कराता है, यानी कि एम्पैथेटिक आप स्वयं को फील कर पाते हैं कि आप हैं, आप खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, और आपके जीवन में एक उत्साह है, एक एनर्जी है। तो खेल का जो ये चैनल है, ये चैनल समझना बहुत जरूरी है कि आपका इमोशंस, फीलिंग, रिएक्शन, चेंजेस, बिहेवियर और एम्पैथी टुवर्ड्स सेल्फ। तो अगर जिसने भी इस पूरी थ्योरी को समझ लिया, और प्ले की जो चैनल है, ये खेल का चैनल, ये अगर आप समझ पाए तो शायद आज का सेशन बहुत ही एक फ्रूटफुल हो सकता है, और आप सब लोगों ने अगर इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया तो ये बहुत ज़्यादा आपको फायदा देगा। आपको मेंटल डिसऑर्डर तो कभी होने ही नहीं देगा, और जबकि आप ही नहीं खेलते, आपके साथ जो पूरी टीम खेलती है और सारे लोग खेलते हैं, वो सब भी आपके साथ साथ हेल्दी हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति सिर्फ एक को हेल्दी नहीं बना रहा होता, वो मंडली याद कीजिए जब आप अपने घर में 4 बजे 5 बजे सूरज के ढलने का इंतजार करते थे, और कभी तो वो सूरज ढलता भी नहीं था, और आप घर से बाहर से पिए कह के चले जाते थे हम खेलने जा रहे हैं। तो आपको पता नहीं था कि आप कौन सा गेम खेलेंगे, आपको कुछ नहीं पता था, बस आप खेलते थे, और आपके अंदर उस समय का जो एक आपके एग्जाम है, कुछ है, किसी बात का टेंशन नहीं होता था। आज हर घर में बात होती है कि बच्चों को एंजाइटी हो रही है, उसका भी रीजन यही है क्योंकि खेल मिस हो गया है। खेल उन्होंने मिस नहीं किया, खेल बड़ों ने, और जो एडल्ट और लेट एडल्टहुड में लोग हैं, उन्होंने अपने मिसकंसेप्शन से इस खेल को हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं बनने दिया, और ये लाइफ से दूर हो गया। तो आज हम ये चैनल समझने के बाद ये और समझना है कि कैसे खेलें, कि किस तरीके से हम खेलना शुरू करें, और क्या खेलें। तो क्या खेलें की लिस्टिंग में तो मैं बाद में आऊंगी, और पहले हम इसको समझ लेते हैं कि जब आप कैसे खेलें, हाउ टू प्ले। तो सबसे पहले आपके अंदर एक आपको अपने थॉट लेवल पे ये लाना होगा कि आपको खेलना है। आपको स्वयं को परमिशन देनी होगी हर 24 घंटे में कि मुझे खेलना है, मुझे खेलना जाना है। वो चाहे 45 का हो, वो 55 का हो, वो 30 का हो, या वो 70 का हो। उस हर व्यक्ति को अपने थॉट लेवल पे ये लाना होगा कि वो खेलेगा, और खेलने क्या जा रहा है। खेलने में आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया भी रिस्पॉन्सिबल है कि आप क्या सेलेक्ट करें। आपकी बॉडी, आपकी एज, आपकी चॉइसेस, आपका अरेंजमेंट, और आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि आप चुनते क्या है। फिर आ जाती है चॉइसेस। तो सबसे पहले थिंक अबाउट प्ले, आपको खेलने के बारे में सोचना है, और इतना सोचना है कि 24 घंटे में कौन सा वो वक्त आप खेलने को देंगे, और खेलना कहाँ पर शुरू करेंगे, इंडोर, आउटडोर, या किसके साथ। तो उसके बाद फिर आ जाता है कि आप जब खेलने के बारे में सोच लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं, तब आता है कि आप अपने अंदर एक सोशल रैंकिंग को कैसे पाएंगे, कि आपको किस तरीके से अपने खेल को इस लेवल पे ले जाना है
कि आप ये सोच पाएँ कि आपको एक सोशल रैंकिंग वहाँ से मिल जाती है। जैसे कि आप घर में प्लेइंग कार्ड खेलते हैं, तो हो जाता है कि अरे इनसे मत खेलना, ये तो बहुत हमेशा जीते हैं। अगर आप चेस खेलते हैं तो कहते हैं कि अरे ये तो पहली 2 चांस में ही आपको हरा देंगे। तो ये इस तरीके के जो सोशल रैंकिंग है, अरे उनके साथ खेलो, हमारे दादाजी तो बहुत अच्छा चेस खेलते थे। तो यहाँ से आपको अपनी सोशल रैंकिंग का भी पता चल जाएगा। तो सोचने के बाद चॉइस, और चॉइस के बाद आप अपनी सोशल रैंकिंग के बारे में इजीली उस तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद आप अपने पार्टनर के बारे में सोचेंगे कि आप किसके साथ खेलेंगे। जब आप अगर कोई ऐसा टेबल गेम या इंडोर खेल रहे हैं, जब आप आउटडोर खेल रहे हैं, तो हमेशा आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका पार्टनर और आपका जो एक टीम होगी वो आप कैसे बनाएंगे। तो आप जैसे ही टीम की शुरुआत आप अपने घर से कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस से कर सकते हैं, आप अपने पड़ोसी के साथ कर सकते हैं। तो इसमें भी वेट मत करिए कि आप किसके साथ शुरुआत करेंगे, और आप सोचने के बाद सीधे चॉइस, और चॉइस के बाद आप अपनी सोशल रैंकिंग को पाने के लिए, क्योंकि जो भी अडल्ट और लेट अडल्टहुड में है उसको अपनी सोशल रैंकिंग पता होगी कि व्हेन ही वाज यंग तब वो कैसा चेस खेलता था, कैसा फुटबॉल खेलता था, कैसा टेनिस खेलता था, कैसा वॉलीबॉल खेलता था। तो वहां से आपको अपनी सोशल रैंकिंग को मेमोराइज करना पड़ेगा कि मेरी जो सोशल रैंकिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग है। साथ में आपको जो एक पास्ट मेमोरीज है खेलने को लेके, आपको जो मोटिवेशन मिलेगा वो अपनी पास्ट मेमोरीज से मिलेगा कि आप अपनी पास्ट मेमोरीज में जाएं और वहां पर आप जाकर कनेक्ट हो जाएं। तो वहां से सीधे आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे खेलना है, क्या खेलना है, और क्या चीज आप बहुत अच्छा खेल सकते हैं। उसके साथ साथ आप जब सोशल रैंकिंग में भी आपने स्टैब्लिश कर दिया, तो वहां से अब बात आती है कि खेल कैसे खेलना तो शुरू कर दिया। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि इस एज में जाके खेल हमें क्या क्या सिखाएगा। तो सोशल रैंकिंग को तो वो दोबारा से रीस्टैब्लिश कर देगा जो आप छोड़ आए थे। तो यानी कि जो गलियों से आप निकल आए थे, जिन चीजों को आप छोड़ आए थे, तो वो दोबारा से आपको मिलने वाली है। तो सोशल रैंकिंग आपको दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाएगी। साथ में आप एक सोशल रूल्स को भी सीखते हैं, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है ड्यूरिंग द प्ले, और आप वहाँ पर एक सोशल बिहेवियर सीखते हैं। वहाँ पर आपसे उम्र का कोई बड़ा हो सकता है, आपके बराबर हो सकता है, आपसे थोड़ा छोटा भी हो सकता है, क्योंकि जब एक कॉम्बिनेशन में हम गेम खेलते हैं तो सभी हमारी उम्र के नहीं होते। तो वहाँ पर हम एक सोशल जो हमारे रूल्स हैं और बिहेवियर है, हम उसको सीखते हैं कि खेल में भी हम कितना लड़ते हैं, और खेल में भी हम कितना गुस्सा करते हैं, चीटिंग होने पे हम क्या रिएक्शन देते हैं, और हारने पे क्या रिएक्शन देते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत हार जीत तो हर गेम में होगी, वो चाहे आप कबड्डी खेलें या लूडो। तो आपको एक सोशल रूलिंग्स का पता चलता है कि सोशल रूलिंग्स में आप क्या कर सकते हैं। उसमें आप दोबारा से फिर से इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वहां से आपके जो कनेक्शन है, आपके जो रिलेशनशिप है, वो उसकी बॉन्डिंग और अच्छी स्टार्ट हो जाती है। तो अक्सर एक थॉट आता है कि बच्चों के साथ एक दोस्ताना व्यवहार करें। तो हमने अक्सर देखा कि बच्चों के साथ जब दोस्ताना व्यवहार करने लगे लोग, तो वहां पर उन्होंने बहुत जगह रूल्स को ब्रेक करना शुरू कर दिया। तो अगर आपको दोस्ताना व्यवहार करना भी है अपने बच्चों के साथ, तो खेल खेलिए। खेल खेलने के साथ साथ आप उनके साथ कनेक्ट भी हो जाएंगे, और आपको एक उनके साथ एक उन्हें पार्टनर मिल जाएगा, और आपको भी एक साथी मिल जाएगा जिसके साथ आप कुछ क्षण अच्छे और खुशी के बिता सकते हैं। साथ में आपको प्ले जो है वो एक प्रैक्टिस देता है। प्रैक्टिस हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको एक खेलने की जब प्रैक्टिस हो जाती है तो आप मेंटली अपने आप ही बहुत ज्यादा आउटबर्स्ट रहते हैं, और मेंटली अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं, और आपका जितना भी स्ट्रेस है वो आउटबर्स्ट ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, क्योंकि जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको जमने की या उनको वर्क करने की आपकी बॉडी परमिशन ही नहीं देती। वो हर समय एक एक्टिव मोड पे होती है, उसको उतनी सफिशिएंट एनर्जी रेस्टोर करके रखनी होती है जो आप प्ले में देंगे। चाहे वो प्लेइंग कार्ड हो, वहां आप बोलते हैं, वहां आप हंसते हैं, वहां भी आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है। तो बॉडी उतनी एनर्जी को हमेशा बचाकर रखती है आपके लिए कि जब आप खेलेंगे तो उसे आपको देना होगा। साथ में आपको एक अगर हम इस पर बात करते हैं कि गेम्स से और क्या क्या मिलता है, तो गेम्स से आपका एक ब्रेन बॉडी का कोऑर्डिनेशन मिलता है। ब्रेन बॉडी का वो वाला कोऑर्डिनेशन नहीं जिसको हम अपनी बिहेवियर में अप्लाई करते हैं। आपको वहां पे वो एक कोऑर्डिनेशन मिलता है जिससे कि हमारी ब्रेन और बॉडी की बैलेंसिंग मोड
स्टार्ट होता है। बैलेंसिंग मोड आने से आप हेल्दी होते हैं और साथ में आपका जो एक रिस्क फैक्टर है, लाइक आपका ब्रेन स्ट्रोक या अदर रिस्क, कार्डियक अरेस्ट, ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर है, वो अपने आप ही मेल्ट डाउन होते रहते हैं अगर आप खेल में इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें ब्रेन, बॉडी और स्पिरिट तीनों चीजें कोऑर्डिनेट होती हैं। तो आपका जो मोटर कॉम्बिनेशन जब एक्टिव हो जाता है तो वहां से आपकी मसल स्टोन, आपकी बोन, वो भी स्ट्रक्चर मजबूत होता है, जो आपके हेल्थ के पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा है कि जो आपकी फिजिकल हेल्थ होती है वो भी आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही होती है, तो वहां से भी आपको इससे बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलता है। और अक्सर जब आप किसी रोग से लड़ रहे हैं तो कोई भी डॉक्टर आपको प्ले के लिए रिकमेंड नहीं करता, साइकोलॉजिस्ट हमेशा कहता है कि खेलिए जाकर। तो खेलना इसीलिए क्योंकि हमें पता होता है वहां से बिहेवियर और प्लस आपकी बॉडी के जो लिगामेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं या जो उसके ऑर्गन्स हैं वो कैसे हेल्दी हो जाएंगे। साथ में आपका एक सोशल बॉन्डिंग बनती है, इससे आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है। और एक है कि सोशल रूल्स को आप, बिहेवियर को जानते हैं। यहाँ पर बॉन्डिंग की बात है। बॉन्डिंग की बात यह है कि जब आप एक ग्रुप में खेल रहे होते हैं या आप एक टीम बना के खेलते हैं तो वहां पर एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश होता है कि ये मेरी टीम में है, और वहां से जो आपकी बॉन्डिंग ड्यूरिंग द प्ले, एक है कि बड़े पर्सपेक्टिव में आप सोशल रूल्स को सीखते हैं, लेकिन इन शॉर्ट पर्सपेक्टिव आप उस समय बॉन्डिंग आपकी जो बन रही होती है, आपको टीम बनानी आ जाती है। तो अक्सर सिखाया जाता है, आप लोग अगर देखेंगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जब उनकी ट्रेनिंग्स होती है तो उनको बहुत सारे ऐसी चीजों को लर्न कराया जाता है या थ्रू द ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस कराया जाता है जहां वो एक टीम मेकिंग या टीम बिल्डिंग, लीडरशिप की क्वालिटीज को सीखते हैं। तो वो एक आर्टिफिशियल वे में सीखने से बेहतर है कि आप रोज खेल खेलें और खेलते खेलते सीखें। आपका जो एक स्ट्रेस है उसको भी प्ले जो है वो मैनेज कर लेता है। स्ट्रेस को ऐसे मैनेज करता है, आप अगर सपोज 7 घंटे काम करके आए हैं और 7 घंटे काम करने के बाद आपने अपनी लाइफ के स्ट्रेस को कैरी किया है, तो आप जब भी उस प्लेग्राउंड में या इंडोर या आउटडोर, ये कोई भी खेल हो सकता है, वहां तक उसको लेके जाते हैं तो वो अपने आप आपका साथ छोड़ के चले जाता है। तो इस तरीके से आपका जो स्ट्रेस है वो कब मैनेज हो रहा है उसके लिए आपको अलग से ट्रीटमेंट, अलग से काउंसलिंग या उस पर अलग से चर्चा नहीं करनी पड़ती। और स्ट्रेस रोज का रोज आपका वहीं आपके प्ले एरिया में कब धाराशायी हो जाता है या दम तोड़ देता है, तो ये भी एक उसका प्ले का बहुत बड़ा बेनिफिट है। प्ले जो एक आपके अंदर क्रिएटिव स्किल्स और कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करता है। कॉग्निटिव ऐसे, वहां से आप सोशल रूलिंग्स और सोशल बॉन्डिंग सीख जाते हैं, वहां से आपके कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। साथ में आप का जो क्रिएटिविटी है वहां पर आप आइडिया फॉर्मेट करते हैं, वहां पे आप जीतने के लिए ट्रिक्स लगाते हैं, टैक्टिक्स लगाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाती है, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग भी आपको एक अच्छे खासे बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। तो जो आपकी क्रिएटिविटी और सारी चीज़ों पर हम नज़र डालते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे गेम्स हमारी लाइफ का, प्ले हमारी लाइफ का वो हिस्सा है जिसको हमने छोड़कर कहीं बहुत बड़ी गलती करी है। तो आप चाहें तो इस गलती को सुधार दीजिए। मैं थोड़े से कुछ नाम ज़रूर लिखे हैं और उन नामों को ज़रूर आज आपके सामने बोलना चाहूँगी। तो क्या पता उन नामों को सुनकर ही आपको एक अंदर से गुदगुदी सी महसूस हो, अंदर से कुछ चीज़ें याद आए, पुरानी अपनी मेमोरीज ताज़ा हो जाए, और जिसमें मैं तो आपके साथ कर ही रही हूँ अपनी पुरानी यादों को ताज़ा। तो बहुत सारे हमारे ट्रेडिशनल गेम होते थे और आपने समय समय पे उनके सबके नाम बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुनते आए होंगे, लेकिन इस तरीके से सुनना कि उन्हें खेलने का मन करे, उसमें जो इमोशंस इन्वॉल्व होते थे उसका मन करे। तो आज हम उनमें से एक गेम होता था पिट्टूग्राम, उसमें कितना मजा आता था कि जब वो बॉल आपको कहीं पर भी बॉडी में लगती थी, वो बहुत तेज लगती थी और हम वहां पर आराम से अपनी बॉडी को सहलाते थे और सहलाने के बाद फिर आगे भाग जाते थे।
और हमारे दर्द का एहसास हमें बाद में कभी पता भी चलता था और कभी नहीं भी पता चलता था। तो आप चाहें तो वो एहसास दोबारा से शुरू कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं, संडे संडे पिट्ठू खेलने का प्रोग्राम बना सकते हैं। और मार्बल्स खेले जाते थे, यानी कि कंचे, कंचों में किस तरीके से आपकी विजन और कोऑर्डिनेट करती थी आपकी फिंगर्स आपके उस निशाने पर, कि वहां पर अगर आप किसी ऐसी प्रतियोगिता में जाते हैं जहां पर आपको सही जगह पे सही ट्रैक पर निशाना लगाना है, तो आप शायद उस स्किल्स को बहुत आगे तक ले जाके जा सकते थे। लेकिन मजबूरी, वो कंचे भी हमने और वो मार्बल्स हमने वहीं गलियों में छोड़ दिए। गुल्ली डंडा, जिसमें कि उड़ती हुई एक डंडी को, गिट्टी को कैसे कटाक कटाक आवाजों के साथ एक डंडे के साथ एक बच्चा उड़ा दिया करता था, और कई बार इससे चोट भी लगी है, लेकिन इससे भी जो हमारा मोटर कोऑर्डिनेशन होता था वो बहुत अच्छा होता था, जो शायद आज की दुनिया में जो एडल्ट और यंग एडल्ट है वो चाहें तो इसे दोबारा फिर से जिंदा कर सकते हैं और खेल सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप ओलंपिक तक जाएं या किसी कॉम्पिटिटिव गेम्स को इस तरीके से लेके चलें कि वो आपका प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा है, लेकिन वो आपकी हेल्दी लाइफ का हिस्सा तो बन ही सकता है। अगर हम कुछ और बात करें तो आपका रोप स्किपिंग, आपके गुट्टे खेलना जो फीमेल्स खेलती थी, मुझे आज भी याद है कि मेरी मदर उस एक आवाज से मुझे डांट लगा दिया करती थी कि एवरी टाइम मेरे बैग में वो गुट्टे होते ही थे। तो आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों के वो गुट्टे होते हैं, वो गुट्टे कहाँ चले गए? तो चलिए कलेक्ट करिए कुछ गुट्टों को, और जब फ्री टाइम मिला करे तो आप भी सीखिए, अपने पड़ोसी को भी सिखाइए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, फिर से अपनी यादें ताजा कर लीजिए। और आप इगल दुगल नाम होता था जिसको आज बच्चे हॉप स्कॉच कहते हैं, चेस था, लूडो था, कैरम था, आपका प्लेइंग कार्ड्स थे जिसमें घर के ही लोग अपनी अपनी टीम बना लिया करते थे, और 4 लोग या 5 लोग अपनी अपनी टीम में बांट लेते थे, और उसके बाद वो गेम का बहुत दिन तक चलता था। इसी तरीके से एक बिजनेस वर्ड हुआ करता था जिसमें कि आप बड़े एक बिजनेस को प्लान करते थे, कुछ खरीदते थे और कुछ बेचते थे, और इस तरीके से कैलकुलेशंस को करते थे। अंताक्षरी वाज अ सुपर्ब गेम जिसमें इतनी एनर्जी चीखने में लग जाती थी कि पता ही नहीं चलता था कि सुर लय ताल कहाँ चला गया, लिरिक्स कहाँ चले गए, बस इस पर जोर होता था कि कौन जीता, टीम कौन सी जीतेगी। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी चीजों में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे, स्टेपू था, आपका कबड्डी था, चेन गेम था, खो खो था, हाइड एंड सीक में बहुत मजा आता था, आज भी बच्चे उसको खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे विषामृत, टिप्पी टिप्पी टॉप और ऊंच नीच, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे गेम थे, और जिसमें कि हम सब लोग अपनी अपनी दुनिया को एंजॉय करते थे। तो ये जो पुराने नामों को याद कराने का आज मेरा ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि शायद मैं उन नामों के तहत आपके उन दिनों में जरूर दखल दे जाऊं और आपकी कहानियों को आज अपनी इस कहानी से जरूर कनेक्ट कर पाऊं, जिसमें मुझे तो आज मेरा पुराना बचपन याद आ गया, आपको आया या नहीं आया। तो अगर आपको आ गया है तो प्लीज आज से खेलना शुरू करिए और इसको जरूर अपनी 24 आवर्स की लाइफ का हिस्सा बनाइए, और आप महसूस करेंगे कि आपको साइकोलॉजिकली या साइको इमोशनल इश्यूज आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप हर दिन अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप कोरोना प्रोटोकॉल को भी फॉलो करेंगे और हमारे इस सेशंस का लाभ लेते रहेंगे, और हमको अपने सुझाव और अपने सजेशंस, अपने प्रॉब्लम्स को ऐसे ही भेजते रहेंगे, और आपका साथ और हमारा साथ इस तरीके से बना रहे। फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन की तरफ से आप सभी लोगों के स्वास्थ्य की कामना करती हूँ।